चटर्जी पलटकर कहता है, डरा नहीं रहा हूं चार्ली, सच में ऐसा लगा जैसे कोई गुजरा हो किसी साए की तरह। चार्ली कांपते हुए कहता है, कहीं वो काला साया तो नहीं जिसकी आप बात कर रहे थे? चटर्जी चार्ली को मना करते हुए कहता है, नहीं चार्ली, वो काला साया यहाँ पर नहीं आ सकता है। चार्ली चटर्जी को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, आप कैसे कह सकते हैं सर कि वो काला साया यहाँ पर नहीं आ सकता है? चटर्जी भी चार्ली को एकटक नजर से घूरते हुए ही जवाब देता है, क्योंकि इस वक्त वो काला साया अपनी शक्तियां बढ़ा रहा होगा। जैसे ही चटर्जी ये बात बोलता है, चार्ली घबरा जाता है। डर के मारे उसके पैर कांपने लग जाते हैं। चार्ली चटर्जी को देखते हुए लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ कहता है, सर आप कैसे कह सकते हैं कि वो काला साया अपनी शक्तियां बढ़ा रहा है? चटर्जी अगले ही पल जवाब देता है, क्योंकि उसने आज सुबह ही मेरे सामने बलियां दी हैं और तुम्हें शायद नहीं पता, पर मुझे पता है। बलियां देने के बाद शक्तियां बढ़ाने के लिए साधना करनी पड़ती है, ध्यान में बैठना पड़ता है, तभी उन बलियों की शक्तियां मिल पाती हैं, वरना बलियों का कोई मतलब नहीं निकलता है। चटर्जी के मुंह से ये बात सुनकर चार्ली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चार्ली डरते हुए चटर्जी से पूछता है, सर आपको ये बात कैसे पता? चटर्जी चार्ली की बात को काटते हुए कहता है, चार्ली मुझे ये बात कैसे पता ये छोड़ो, तुम्हें तो ये बात पता चल गई ना कि वो काला साया अपनी शक्तियां बढ़ा रहा है ताकि और बलियां दे सके। और यदि तुम चाहते हो कि वो काला साया गांव में किसी और की बलि ना दे, तो जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाओ, वो झरना ढूंढो। चार्ली मन में सोचता है कि चटर्जी दिन भर से बलि कर रहा है, काश उस साये ने इस चटर्जी की भी बलि चढ़ा दी होती तो मुझे यहाँ आना ही नहीं पड़ता इसके साथ। चार्ली अगले ही पल चटर्जी से पूछ बैठता है, सर आपने बताया नहीं? चटर्जी पूछता है, क्या नहीं बताया? चार्ली हिचकिचाते हुए कहता है, यही कि आखिर ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर हुआ क्या था? उस काले साये ने सबकी बलि दी पर आप बच गए, कैसे? चटर्जी चिढ़ते हुए चार्ली से कहता है, चार्ली तुम सुबह से 10 बार ये सवाल पूछ चुके हो और मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि वहां पर क्या हुआ था। चार्ली तुरंत पलटकर कहता है, हाँ सर, पर अच्छे से थोड़ी बताया था आपने। आपने कहा उस साये ने उन चारों का सिर काट दिया पर आपका नहीं। क्या आपको इसमें कुछ अजीब नहीं लगता? चटर्जी चार्ली को घूरते हुए कहता है, इसमें क्या अजीब चार्ली? क्या तुम खुश नहीं हो मुझे जिंदा देखकर? यही बात तुमसे हजम नहीं हो रही है ना कि मैं जिंदा हूँ? तुम तो यही चाहते होगे कि मैं भी मर जाऊं। चार्ली ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ आपको जिंदा देखकर। बस उस काले साये ने आपको क्यों छोड़ दिया, यही बात समझ नहीं आ रही। क्यों उसने आपके साथ कुछ नहीं किया या उसने आपसे कुछ कहा? याद कीजिए ना, उसने आपसे कुछ तो कहा होगा। चटर्जी चार्ली की आंखों में देखते हुए कहता है, कहा था चार्ली? चार्ली उतावलेपन के साथ कहता है, क्या कहा था सर? चटर्जी जवाब देता है, उसने कहा था वो सबकी बलि दे देगा, तुम्हारी भी। चटर्जी की बात सुनकर चार्ली की रूह कांप जाती है। वो तुरंत चटर्जी से अपनी नजरें फेर लेता है। चटर्जी अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। चार्ली मन में सोचता है, ये सर जब से ग्रेवयार्ड कोठी से आए हैं बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हैं। पहले ग्रेवयार्ड कोठी से निकलते ही सीधे युग के पास जाना, फिर उसके कहने पर झरने को ढूंढना, ऐसा झरना जो किसी ने देखा ही नहीं। मुझे कुछ करना पड़ेगा, मैं अब इनके साथ और नहीं चल सकता। अगर चला तो ये मेरी भी बलि चढ़वा देंगे। चार्ली ने अभी चटर्जी के साथ 4-5 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। चार्ली नीचे गिरते ही चीखते हुए कहता है, आह लग गई। चटर्जी चार्ली से पूछता है, क्या हुआ चार्ली? चार्ली अपने लेफ्ट पैर को पकड़ते हुए कहता है, लग गई सर जी, मोच आ गई, मुझे नहीं लगता अब मैं आपके साथ और चल पाऊंगा। चार्ली के फेस के एक्सप्रेशन देखकर ही चटर्जी समझ जाता है कि चार्ली नाटक कर रहा था। वो चार्ली पर और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था क्योंकि उसे जल्द से जल्द झरना ढूंढना था। चटर्जी गुस्से से कहता है, तुम न चार्ली 1 नंबर के डरपोक हो, यहीं पर बैठो हाथ पकड़कर, समझे? चार्ली अपने घुटने को पकड़ते हुए उठने की कोशिश करते हुए कहता है, नहीं सर, मैं डरपोक नहीं हूँ, वो तो बस मोच आ गई, वरना मैं भी आपके साथ चलता। चटर्जी चार्ली को घूरते हुए कहता है, चार्ली तुमने गलत पैर पकड़ा है, तुम्हारे राइट पैर में नहीं लेफ्ट पैर में मोच आई थी अभी। चार्ली दर्द से कराते हुए कहता है, दोनों ही पैर पर आई है सर जी, मोच का क्या है, आ जाती है। चटर्जी पलटकर कुछ नहीं कहता है। वो जानता था चार्ली से बहस करना बेकार है, इसलिए वो अकेले ही झरने को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जंगल के इस एरिया में कायर और कछुआ झरने को ढूंढने में लगे हुए थे। दोनों पूरी तरह पसीने से लथपथ थे। दोनों के चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। कायर ने तो पूरी उम्मीद छोड़ दी थी उस झरने के मिलने की, पर कछुआ था जो कि उसके पीछे लगा हुआ था और उसे आगे चलने पर मजबूर कर रहा था। कायर चलते हुए कछुए से कहता है, मुझे तो लगता है ये युग पूरा पागल हो गया है। जानकी आंटी ने कहा भी था रात होने वाली है, अंधेरे में बाहर मत निकलो। हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, पर ये युग है ना,
हमेशा अपने मन की करता है और उसके चक्कर में हम फंस जाते हैं। कछुआ खामोश ही रहता है और खामोशी के साथ ही अपने कदम बढ़ाते रहता है। कायर फिर युग को कोसते हुए कहता है, अंधेरे में झरना ढूंढना तो दूर की बात है, मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है ठीक से। ऊपर से डर अलग लग रहा है, पता नहीं कब कौन सी चीज आ जाए। तुझे पता है ना ये काला झाड़ी जंगल है, ये भी उस ग्रेवयार्ड कोठी से कम खतरनाक नहीं है। हम भी कहाँ उस युग पागल की बातों में आ गए, वो तो पागल है ही, साथ में हम भी पागल बन रहे हैं। कछुआ चिढ़ते हुए कहता है, तू ये युग को बार बार पागल बोलना बंद करेगा? युग पागल नहीं है, बस हम ही उसे कभी समझ नहीं पाए, वो बहुत समझदार हो गया है। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, समझदार हो गया है मतलब? कछुआ कहता है, मतलब ये कि शायद तूने नोटिस नहीं किया है पर मैंने किया है। जब से वो हवेली में रहने आया है वो बहुत सीरियस हो गया है, किसी चीज को लेकर उसके अंदर एक तड़प है। कायर कछुए को बीच में टोकते हुए कहता है, कैसी तड़प? कछुआ जवाब देता है, किसी चीज को पाने की तड़प। तूने देखा नहीं वो कैसे खो गया था जब वो पेंटिंग बना रहा था, और खोते वही हैं जिन्हें किसी को पाना हो। हम तो युग को पागल समझ रहे थे, पर तूने देखा ना, उसने वो पेंटिंग बना ली, उस झरने को बनाया जो हम में से किसी ने नहीं देखा, यहाँ पर इतने साल रहने के बावजूद भी। कायर कछुए को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, समझदार सिर्फ युग ही नहीं, उसके साथ तू भी हो गया है कछुआ। कछुआ कहता है, तो फिर अब तू भी थोड़ी समझदारी भरा काम कर और उस झरने को ढूंढ। कायर रूपते हुए कहता है, ढूंढ ही तो रहा हूं, जब से मिले तो सही, ऊपर से प्यास अलग लग रही है। इतना कहकर कायर अपना रास्ता बदल देता है और राइट साइड जाने लग जाता है। कछुआ झट से कहता है, अब वहां पर कहाँ जा रहा है? हमने इस साइड जाना है। कायर उसी ओर कदम बढ़ाते हुए कहता है, हल्का होने जा रहा हूं। कछुआ बोल पड़ता है, बड़ा अजीब सिस्टम है तेरा, अभी कह रहा था कि प्यास लगी है और अब हल्का होने जा रहा है, और यदि हल्का ही होना था तो यहीं पर कर लेता, उस तरफ जाने की क्या जरूरत थी। कायर आगे ही कदम बढ़ाते हुए कहता है, अब कहीं तो प्राइवेसी होना चाहिए ना कछुए, इसमें भी तुझे साथ रहना है क्या? कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, पहले तो प्राइवेसी नहीं चाहिए होती थी तुझे, सामने ही कर लेता था, अब बहुत प्राइवेसी चाहिए। तुझे देख रहा हूँ बेटा मैं, जब से तूने बिंदु के साथ वो किया है ना, बहुत प्राइवेसी चाहिए तुझे। बिंदु ने कुछ किया तो नहीं? इतना कहकर कछुआ हंसने लग जाता है। कछुआ की बात कायर को बुरी लग जाती है और वो गुस्से गुस्से से और तेजी में कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। कछुआ भी दूसरी तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। कायर आगे कदम बढ़ाते हुए कहता है, अब तू कहाँ जा रहा है? कछुआ कहता है, मैं भी हल्का होने जा रहा हूँ, अब तुझे प्राइवेसी चाहिए तो मुझे भी तो चाहिए ना। तू उस साइड के पेड़ पौधों को पानी दे, मैं इस साइड के पेड़ पौधों को पानी देता हूँ। सुबह तक ये काला झाड़ी जंगल हरा जंगल बन जाना चाहिए। इतना कहकर कछुआ कुछ और आगे जाता है और झाड़ियों के पास धार मारने लग जाता है। कायर कछुए से गुस्से गुस्से में कुछ ज्यादा ही आगे चला गया था। कछुआ दूसरी साइड था और कायर दूसरी झाड़ियों के पास। दोनों एक दूसरे से इतनी दूरी पर थे कि एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रहे थे और अपोजिट डायरेक्शन में थे। कायर धार मारते हुए कहता है, इस कछुए का ना आजकल कुछ ज्यादा ही मुंह चलने लग गया है। जब से ये सौदाया बन गया है, वो तो ये सौदाया है, वरना देख लेता इस साले को भी, मैं भी इसके ऐसे मजे लेता कि ये जिंदगी भर याद रखता। कछुए को कोसते हुए ही कायर पेड़ पर धार मार ही रहा था कि तभी उसे एहसास होता है जैसे कोई उसके पीछे से निकला हो। कायर डर जाता है। वो एहसास होते हुए कायर डरते हुए आधा टेढ़ा होकर पीछे देखता है, पर उसके पीछे कोई नहीं था। कायर वापस से आगे देखकर धार मारने लग गया था, पर उसी वक्त कायर को लगता है जैसे कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया हो। कायर धार मारते हुए कहता है, कछुए ये तू है ना? मुझे अच्छे से पता है ये तू ही हो सकता है। तुझे कितनी बार बोला हल्का होते वक्त ऐसा मजाक करना ठीक नहीं, पर तू नहीं मानता ना। रुक अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर कायर पीछे घूमा ही था कि पीछे मुड़ते ही उसे सांप सूंघ जाता है। वो मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। कायर अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, तू तो वही है। कायर ने इतना कहा ही था कि तभी उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का पड़ता है। कायर दर्द से कराते हुए कहता है, आह! कायर के चेहरे पर यह मुक्का किसी और ने नहीं बल्कि काले पोशाक वाले आदमी ने मारा था। कायर अभी जैसे तैसे एक मुक्के के दर्द को झेल ही पाया था कि उसके चेहरे पर लगातार मुक्के पड़ने लग जाते हैं और कायर दर्द से कराता रहता है। काला पोशाक धड़ाधड़ कायर को लात घुसे मारे जा रहा था, जिस कारण कायर धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। वो काला पोशाक कायर के ऊपर मुक्कों की बरसात कर ही रहा था कि तभी किसी के भागने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। उस आवाज को सुनते ही वो काला पोशाक वहां से रफा दफा हो जाता है। कायर अभी भी दर्द से कराए जा रहा था। उसी वक्त कछुआ वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचते से ही वो कायर से पूछता है, कायर क्या हुआ? ये तेरा मुंह लाल कैसे हो गया? किसने तेरी ऐसी हालत कर दी?
कायर को इतना दर्द हो रहा था कि वो अपना मुंह तक नहीं खोल पा रहा था। कछुआ कायर को उठाते हुए कहता है, उठ कायर, बता क्या हुआ, किसने किया ये सब। कछुआ कायर को उठा ही रहा था कि तभी कोई पीछे से उसके कंधों पर हाथ रखता है। कछुआ जैसे ही अपना सिर पीछे करता है, उसके चेहरे पर भी एक मुक्का आकर पड़ता है, और वो मुक्का किसी और ने नहीं बल्कि काले पोशाक ने मारा था। जिस तरह उस काले पोशाक ने कायर के ऊपर मुक्कों की बरसात करी थी, उसी तरह वो कछुए के ऊपर भी मुक्कों की बरसात करना शुरू कर देता है। उसे संभलने का मौका ही नहीं देता है। कछुआ भी कायर के बगल में ही लात घुसे खाकर गिर जाता है। कछुआ और कायर दोनों की अधमरी हालत हो गई थी। दोनों का मुंह सूज गया था। उस काली पोशाक ने अच्छी तरह से उन दोनों पर हाथ साफ किए थे। कायर दर्द से कराते हुए कहता है, क्यों मार रहे हो हमें? काला पोशाक भारी आवाज में कहता है, वापस चले जाओ। कायर दर्द से कराते हुए कहता है, वापस चले जाए पर क्यों? काला पोशाक कहता है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। कछुआ दर्द से कराते हुए कहता है, कौन हो तुम? कछुए के इतने ही पूछने की देर थी कि तभी वो काला पोशाक एक और मुक्का कछुए के मुंह पर दे मारता है। कछुआ दर्द से कराहने लग जाता है। काला पोशाक अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, उस झरने को भूल जाओ और वापस लौट जाओ। तुम सबकी उसी में भलाई है, वरना मरोगे, सबके सब मरोगे, समझे? मैंने क्या बोला? कायर डरते हुए काला पोशाक वाले की बात को दोहराते हुए कहता है, हाँ हम समझ गए, हम उस झरने को नहीं ढूंढेंगे, वापस चले जाएंगे वरना मरेंगे। कछुआ उस काला पोशाक को घूरते हुए मन ही मन सोचने लग जाता है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, अभी से बताता हूँ कि एक सौदाई से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। इतना कहकर कछुआ चुपके से अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे ले जाता है और सीधे हाथ से उल्टे हाथ की हथेली पर उंगली से कुछ बनाते हुए मन में सोचता है, ऐसा मंत्र पढ़ूंगा ना इस पर कि इसकी 7 पुश्तें तक मुझे याद रखेगी। आज ये नहीं बचने वाला मेरे हाथों से। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।